हेलो एंड वेलकम। हमारा आज का टॉपिक नेगेटिव ग्रोथ पर है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले ये जानेंगे ऑफ कोर्स कि ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है और कुछ की इकोनॉमिक टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई का होना, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। हम लोग अक्सर इसे गलत पिक्चर में ही देखते हैं, बट टू सम एक्सटेंट ये सही भी होता है। ठीक है, तो ये सभी टर्म्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है। अभी दुनिया भर में हम लोग सुन रहे हैं कि जॉब लॉसेस हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया में ओला हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, बायजूस का भी बहुत मेजर ले ऑफ हुआ है। तो बहुत सारी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड ने अभी लोगों को नौकरी से निकाला है। तो ये क्यों हुआ, ये सभी चीजों को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी रिसेंटली हमारे एक यूनियन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया भी रिसेशन फेस करेगा ही पोस्ट जून। ठीक है, इस साल के जून महीने के बाद इंडिया भी रिसेशन फेस करेगा। तो रिसेशन का मतलब भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये भी एक मेजर फैक्टर है कि हम लोग इस टॉपिक को क्यों चुने हैं डिस्कस करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्लोबल लेऑफ्स, जो इतने सारे कंपनीज ने इतने सारे लोगों को नौकरियों से निकाला है, वो क्यों निकाला है, अभी क्या चल रहा है दुनिया में, इसके कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स को हम लोग तोड़ करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है इन्फ्लेशन, महंगाई। हम लोग अक्सर महंगाई को बहुत ही गलत पिक्चर से देखते हैं। मतलब जब भी महंगाई का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तेल का दाम आता है, या फिर घर में सब्जी का दाम बढ़ जाएगा, या फिर स्कूल की फीस बढ़ जाएगी। अक्सर सभी चीज में महंगाई ही, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन ही हम लोग इमेजिन करते हैं, और इसीलिए हम लोग महंगाई को गलत समझते हैं। महंगाई या इन्फ्लेशन का बेसिक कहने का क्या मतलब हुआ कि किसी भी कमोडिटी का, किसी भी सामान का, गुड्स हो या सर्विस, इसका दाम अगर बढ़ जाता है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइसेस फॉर ईदर गुड्स या सर्विसेज। चाहे वो कोई सामान हो या सर्विस। सर्विस में क्या आता है, हॉस्पिटैलिटी, जैसे टूरिज्म, आप कहीं घूमने के लिए गए, वहां पे गाइड का खर्चा, घुमाने का खर्चा, तो टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर में आ जाता है, या फिर बैंक एक सर्विस सेक्टर में आता है, एजुकेशन सर्विस सेक्टर में आता है। ये सभी हो गया सर्विसेज। तो चाहे गुड्स या सर्विसेज, इन सभी के दाम अगर सस्टेन्ड तरीके से, मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाते हैं, तो ही हम लोग इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, लेकिन टू सम एक्सटेंट इन्फ्लेशन ठीक होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन इज गुड टू सम एक्सटेंट। और परमिसिबल लिमिट क्या होता है, इसे हम लोग बाद में देखेंगे, बट पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इन्फ्लेशन को कुछ एक्सटेंट तक अच्छा समझा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और मेरी सैलरी बढ़ा दी गई, लेट्स से 100 रुपए बढ़ा दी गई है, 500 रुपए, 1000 रुपए बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो वो जो सैलरी बढ़ाई गई, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और काम करेंगे, राइट। तो क्या होता है कि जब आप लोगों को ज्यादा पैसे देते हो तो उनके अंदर मोटिवेशन होता है और वो और काम करते हैं। इसका मतलब आपकी कंपनी और ज्यादा सामान बना पाएगी। लेट्स से कि आई वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, मेरी कंपनी बिस्किट बनाती है, ठीक है, और मेरा साल भर का काम देख करके कंपनी खुश हुई और उसने मुझे कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने शुरू कर दिए। अभी क्या हुआ कि क्योंकि मुझे वो मोटिवेशन मिला है, तो आई विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मोर बिस्किट्स। ठीक है, इससे क्या होगा, कंपनी ज्यादा बिस्किट बनाएगी, उसका सेल बढ़ेगा, उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे वो उसी बिस्किट को बेच करके, और वो फिर जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है उससे और लोगों को नौकरी पर डालेगी, और फिर इस तरीके से अपने बिजनेस साइकिल को बढ़ाते चली जाएगी, राइट। तो इन्फ्लेशन अच्छी बात होती है, लेकिन ओनली विद इन अ परमिसिबल लिमिट। अब अगर मान लीजिए हर किसी के हाथ में बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे, तो क्या होता है कि हर कोई ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाएगा। कल को आप आलू खरीदने के लिए गए और एक आलू, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लीजिए 30 रुपए किलो आलू बिक रहा है अभी, लेकिन वो 30 रुपए किलो तो बेच रहा है, लेकिन कल को कोई 60 रुपए किलो भी आलू खरीदने के लिए रेडी है। ठीक है, तो अगर वो 30 रुपए खरीदने के लिए रेडी है, तो वो कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा और वो रेडीली पे कर देगा 30 रुपीज, राइट।
लेकिन कोई गरीब है वो नहीं पे कर पाएगा। तो क्या होगा, ऐसे अगर हर किसी के हाथ में पैसे आते चले जाएंगे तो पैसे का अपने आप में वैल्यू कम होते चलेगा जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसे की ही अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, उसके एवज में हम लोग सामान तो नहीं बढ़ा पाए। आलू तो अभी भी कंट्री में उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो क्योंकि हम लोग सामान नहीं बढ़ा पाए लेकिन पैसे बढ़ गए हैं, तो पैसे का ही वैल्यू कम हो जाएगा और सामान का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हमें टू सम एक्सटेंट इन्फ्लेशन चाहिए कि इकोनॉमी में मेंटेन रहे, लेकिन उस बैरियर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। नाउ व्हाट इज द बैरियर, व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट? ऐसा हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, उससे पहले डिप्यूटी गवर्नर रह चुके उर्जित पटेल, उनका कहना है कि परमिसिबल लिमिट इज 4 ± 2। इसका मतलब 2% से लेकर 6% यहां तक का अगर आपको इन्फ्लेशन डेटा दिखाई देता है, इन्फ्लेशन डेटा हम लोग सीपीआई में मेजर करते हैं, जो ये वाला वैल्यू होता है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर ये आपको 2% से 6% के बीच का वैल्यू दिखाई दे रहा है तो वो हमारे परमिसिबल लिमिट के अंदर आ रहा है। 6 से ज्यादा या 2 से कम ये अनहेल्दी इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक और की टर्म आप अक्सर सुनते रहते होंगे, दैट इज जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब, मान लीजिए कंट्री में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 2 ही लोग हैं, एक इंसान है उसका नाम है ए, दूसरा इंसान है इसका नाम है बी, ठीक है। तो ए चावल प्रोड्यूस करता है, बी आलू प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पूरी कंट्री में इस ए और बी और चावल और आलू के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जीडीपी का मतलब क्या होगा कि ए ने कितना चावल बनाया और बी ने कितना आलू बनाया, इसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा इसी ही हम लोग बोलते हैं जीडीपी। द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जो भी सामान बन रहा है या जो भी सर्विसेज जनरेट हो रहे हैं, इसे आप पैसे में तौल करके मुझे बताइए कि ये कितना पैसा होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये यूजुअली 1 साल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब बताइए कि अपने क्रूड वैल्यू में ये नेगेटिव हो सकता है या नहीं, ठीक है। हम लोग जब बोलते हैं जीडीपी नेगेटिव हो गया तो उसका क्या कहने का मतलब है कि ग्रोथ नेगेटिव है या जीडीपी नेगेटिव है। जीडीपी अपने आप में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि ए और बी इधर चावल और आलू उगा रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव फिगर, या फिर नहीं उगा रहा है, दैट इज अ 0 फिगर। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो नहीं ही उगाया तो भी वो 0 ही होगा, उससे नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो जीडीपी अपने क्रूड वैल्यू में नेगेटिव नहीं होता है। जब भी हम लोग बोलते हैं कि ग्रोथ नेगेटिव है, इसका मतलब हम लोग उसे पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले साल हमारा ग्रोथ इतना था, इस साल ग्रोथ इतना ही रहा है, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू हो गया है, राइट। यहाँ पे महंगाई को भी नापा जा सकता है यूजिंग द वैल्यू ऑफ जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि ए चावल उगा रहा था, बी आलू उगा रहा था, तो ए ने चावल जितना भी उगाया उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होगा आज के हिसाब से, और बी ने जितना भी आलू उगाया उसका एक मॉनेटरी वैल्यू होगा आज के हिसाब से। लेट्स से कि बी ने 1 किलो आलू ही उगाया है जिसका दाम है 30 रुपए, और ए ने 1 क्विंटल चावल ही उगाया है, लेट्स से उसका दाम है 500 रुपए, ठीक है। तो 500 + 30 यही हमारा जीडीपी हो गया, ठीक है, आज के हिसाब से, क्योंकि आज उस 1 किलो आलू का दाम हो गया 30 रुपए और आज उस 1 क्विंटल चावल का दाम हो गया 500 रुपए। तो 530 रुपए ये आज का जीडीपी होगा या इस साल का जीडीपी होगा, that will be 530 रुपये, and that we call as nominal GDP, ठीक है। लेकिन ये जो आज आलू 30 रुपए दिख रहा है, इसका ये एक इन्फ्लेटेड वैल्यू है, ये इसका एक रियल बेस ईयर होता है, मतलब 2011-12 अभी हम लोग बेस ईयर मान करके चलते हैं, ठीक है। 2011-12 के हिसाब से जो इन्फ्लेशन आलू में या चावल में आया है उसे हमें हटाना होगा और उस वैल्यू तक पहुंचना होगा। लेट्स से कि इन्फ्लेशन हटा करके जो आलू आज उगाया गया है उसका दाम हो गया है 20 रुपए, और इन्फ्लेशन हटा के जो चावल उगाया गया है आज उसका दाम हो गया है 400 रुपए, ठीक है। तो ये जो टोटल रियल जीडीपी होगा ये हो जाएगा 420 रुपए, और इन्हीं दोनों का रेशियो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर बताता है, विच इज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ये हमें महंगाई बता देता है, क्योंकि हम लोग का ये वाला फैक्टर जो है ये महंगाई ले करके है और ये फैक्टर जो है ये महंगाई हटा करके है। तो इस दोनों का जब रेशियो निकालते हैं
तो हम लोग एक्चुअली महंगाई कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग आवर जीडीपी डिफ्लेटर। तो चलिए अगला टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज रिसेशन। ठीक है, तो अगर हमारे दिमाग में जीडीपी का कंसेप्ट क्लियर है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, उसे ही हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जीडीपी का कंसेप्ट क्लियर है तो फिर रिसेशन का भी कंसेप्ट इज वेरी इजी। रिसेशन कहता है कि 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, 2 सक्सेसिव क्वार्टर में अगर परफॉर्मेंस या जीडीपी खराब रहा पिछले साल के उन्हीं 2 क्वार्टर्स के हिसाब से, ठीक है, लेट्स से क्वार्टर 1 and 2 ऑफ 2022 एंड क्वार्टर 1 and 2 ऑफ 2023 में 2023 वाले दोनों क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस खराब रह गया है एज कंपेयर टू 22 वाले दोनों क्वार्टर्स का, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि कंट्री में रिसेशन आ गया है। ठीक है, सो अ कंट्री शुड हैव प्रोड्यूस्ड लेस आउटपुट इन 2 quarters ऑफ एन ईयर व्हेन कंपेयर्ड टू द 2 quarters ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो हम लोग बोलते हैं कि कंपनी में रिसेशन, कंट्री में रिसेशन आ गया है। ये एक साइकिल है, बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिसेशन आना ही होता है। ये इसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। कि ये साइकिल कैसे चलता है कि एक बार रिसेशन आया होगा, ठीक है, वहां से कंट्री की इकोनॉमी उसके बाद से इंप्रूव करना शुरू करती है। ठीक है, ये इंप्रूव करती जाती है, यहाँ पे ये हेल्दी है, इसके बाद ये और इंप्रूव करती चली जाती है, मतलब और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और कंट्री और ज्यादा पैसा बना रही है, उस पैसे को कंट्रोल कर पा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पा रही है और फिर और ज्यादा प्रोडक्शन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हेल्दी बैंड, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है और उसके बाद उस मनी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता होता है। इसे हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं बूम, कि इकोनॉमी अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में चल रही है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है कि एक पीरियड में इन्फ्लेशन आएगा ही, वो दाम बढ़ते चला जाएगा, एक कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव करते जाएगी, हम लोग हेल्दी जोन में एंटर करते जाएंगे, फिर भी प्रोडक्शन होता रहेगा, लोगों को पैसे मिलते रहेंगे और एक पॉइंट पे जाकर के हम लोग बूम पे पहुंच जाएंगे जहां बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बांटा जाएगा। लेकिन इस बूम के बाद कोई भी इकोनॉमी इसको फेस करती ही है कि इस बूम के बाद ये वो गिरना शुरू कर जाती है। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा झटका फेस करेगी, कोई कम बड़ा झटका फेस करेगी, किसी का साइकिल बहुत लंबा ऊपर नीचे जाएगा, किसी का साइकिल थोड़ा स्मूथ रहेगा, लेकिन हर कोई इस बिजनेस साइकिल को फेस करेगा ही। ठीक है, और फिर से ये रिसेशन आने लगता है, इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल हो चुका रहता है, वहां से हम लोग कितना भी पैसे को ऑब्जॉर्व करना चाहें हम लोग इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाएगा, ग्रोथ रेट अनकंट्रोलेबली लो चला जाता रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं रिसेशन। और ये करते करते अगेन एक लोएस्ट पॉइंट पर आएगा और फिर उस लोएस्ट पॉइंट से इंप्रूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अभी ग्लोबली रिसेशन फेस कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ एक और की टर्म है जिसे भी हमें समझने की जरूरत है। नेगेटिव ग्रोथ बोलता है कि साल दर साल, अगर मान लीजिए अभी हम लोग रिसेशन ने क्या देखा कि 2 क्वार्टर का, पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस खराब होना चाहिए। अगर जीडीपी का इस पूरे साल, पिछले साल से परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ। माइंड यू, दिस इज नॉट नेगेटिव जीडीपी। जीडीपी का क्रूड वैल्यू अपने आप में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस इज जस्ट नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है, पिछले साल का परफॉर्मेंस बेटर रहा था, फॉर सम रीजन इस साल का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं हो पाया, जैसे कि कोविड से प्रीवियस ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था, ग्रोथ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कोविड के टाइम में लॉकडाउन हो गया, प्रोडक्शन रोकना पड़ गया, तो उसकी वजह से पिछले साल का बेटर परफॉर्मेंस रह गया, इस साल का खराब परफॉर्मेंस हो गया, तो वहां से नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ में और सभी क्या चीजें हो जाती हैं कि रियल इनकम, अगर इन्फ्लेशन हटा करके हम लोग अपना इनकम देखेंगे ना तो वो बहुत कम दिखाई देगा, लोगों की बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्शन। ऑब्वियसली जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो प्रोडक्शन भी घटेगा क्योंकि लोग ही ना काम करते हैं। अगर लोगों को नौकरियां नहीं रहेंगी तो प्रोडक्शन कहां से करेंगे, राइट? तो अब आते हैं इस डिस्कशन पे कि इंडिया रिसेशन फेस करेगा या नहीं। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर का कहना था कि जून के महीने के बाद रिसेशन फेस करेंगे, वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे कि ग्लोबल रिसेशन का असर इंडिया में जून के महीने के बाद दिखाई देगा।
क्योंकि अभी ग्लोबल रिसेशन पिछले साल में भी आप देखोगे दिसंबर में, इस साल के जनवरी में, इवन लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर में भी बहुत सारे कंट्रीज ने ले ऑफ किया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, प्रोडक्शन घटा था। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक साइकिल के नीचे वाले पार्ट में चल रहे हैं, ठीक है, और इसका असर इंडिया में भी दिखाई देगा, और ये असर हम लोगों को लगभग जून के महीने से दिखाई देगा, ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर का कहना था, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल रिसेशन का असर इंडिया में बहुत कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक का कहना है, जो कि एक रिपोर्ट निकालती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इसका कहना है कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में आ गई है। तो क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में आ गई है, तो और विद अदर एडवांटेज कि हमारे जो सेक्टर्स है ना, वो अगर बाहर की कंट्रीज स्लो डाउन फेस कर भी रही हैं तो भी हम लोग इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं जितना बाकी सभी कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर लेती है, उस बुरे हद तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस 2008 में रह चुका है। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस 2008 में रह चुका है कि ग्लोबल रिसेशन बहुत सीवियर था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई था, जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो था, बहुत पुअर था, लेकिन फिर भी इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत खराब नहीं रहा था एज कम्पेयर टू द ग्लोबल अरीना, ठीक है। क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, जहां से हम लोग सामान लेते हैं और जहां सामान देते हैं, ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। ग्लोबली रिसेशन आने का बहुत मेजर रीजन कोविड भी रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर भी रहा है, इंडिया चाइना की पोलैरिटी और उससे रिलेटेड ट्रेड इश्यूज भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कभी किसी भी एक कंट्री पे डिपेंडेंस नहीं रहा है। तेल भी हम लोग 3-4 कंट्री से लेते हैं, गैस भी हम लोग 2-3 कंट्री से लेते हैं, गेहूं चावल भी हम लोग बहुत सारे कंट्रीज को देते हैं। तो अगर मान लीजिए एक कंट्री दूसरे के साथ लड़ भी लिया तो भी हम लोग किसी और कंट्री को सामान बेचने लगेंगे, किसी और कंट्री से हम लोग तेल खरीदने लगेंगे, ठीक है। तो हमारा डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल रिसेशन से थोड़ा आइसोलेटेड रहते हैं, हमारे ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं रहता है। और ओवरऑल अगर स्लो डाउन रहता भी है तो भी कुछ सेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा हमारे परफॉर्म करते ही रहते हैं। जैसे टूरिज्म, जब तक कोविड-19 नहीं था तब तक टूरिज्म चाहे ग्लोबल रिसेशन आए चाहे नहीं आए, ओवरऑल परफॉर्मेंस उसका बेटर ही रहता है, ठीक है। या एग्रीकल्चर, जब तक मॉनसून ही बहुत खराब नहीं हो जाए, एल नीनो ही नहीं हो जाए, तब तक हमारे एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस इतना रहता है कि हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट और राइस हैं, ठीक है। सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट इंडिया ग्लोबल रिसेशन, बट नॉट टू दैट ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।